प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय पर हम अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका मूल विषय है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण भाग एक। मूल रूप से आर्थिक पर्यावरण एक वृहद पहलू है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के तहत आता है और इसके विभिन्न पहलू है। यद्यपि उन सभी पहलुओं का अध्ययन कर पाना यहाँ पर संभव नहीं है, किंतु जो महत्वपूर्ण पहलू है उनके अध्ययन के क्रम में आज जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे वह मूल रूप से हम ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेक्टोरल एनालिसिस, अर्थात हर सेक्टर वाइज विश्लेषण देखेंगे और आर्थिक विकास किस प्रकार होता है और उसमें सेक्टर्स का क्या योगदान होता है। जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे उन बिंदुओं में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहला है थ्री सेक्टर मॉडल और थ्री सेक्टर थियोरी, जो कि क्लार्क नामक एक अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक सेक्टर की विस्तार से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर। तो इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हम आज के सत्र को अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, अर्थात ये जो थ्री सेक्टर मॉडल है अर्थव्यवस्था का, ये वर्ष 1930 के आसपास अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर इस पर अपने विचार दिए, जिसमें क्लार्क का योगदान सर्वोपरि माना जाता है। मूल रूप से ये जो चित्र आप, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे टाइम को प्लॉट किया गया है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर एम्प्लॉयमेंट को प्लॉट किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में अलग अलग रेखाएं अलग अलग रंग की यहाँ पर है और हर रेखा किसी न किसी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस थ्री सेक्टर मॉडल के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप को समझने के लिए हमें मूलतः उसके सेक्टर्स की समझ होना आवश्यक है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है मूल रूप से, यहाँ पर हम ई से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन भागों में, तीन सेक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में मूल रूप से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कोराइंग, माइनिंग, इस तरह की वे सारी गतिविधियां आती है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के एक्सट्रैक्शन से संबंधित है, जो प्राकृतिक संसाधनों को निकालने और उसको निकालकर उपयोगी बनाने के क्रम में जो सबसे पहली गतिविधि होती है वह प्राइमरी सेक्टर करता है। और इसमें कई बार प्राइमरी सेक्टर को समानार्थी माना जाता है, एग्रीकल्चर के साथ रिप्लेसमेंट के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। यद्यपि एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है इस प्राइमरी सेक्टर का, उसका सबसे बड़ा योगदान है, इस नाते इसको यदि समानार्थी माना जाए तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं कही जा सकती। तो प्राइमरी सेक्टर, ठीक इसी प्रकार जो इनपुट प्राइमरी सेक्टर अगले सेक्टर को देता है, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस इनपुट को कन्वर्ट करता है और अधिक उपयोगी बनाता है और उपयोगी बनाकर इसको पुनः बाजार में प्रेषित करता है। और इस प्रक्रिया में जो फैसिलिटेशन का कार्य करता है वह टर्शियरी सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो, चाहे वो अन्य सेवाओं के रूप में हो। तो टर्शियरी सेक्टर मूल रूप से सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की समझ विकसित करने के लिए हमें इन सेक्टर्स की समझ होना आवश्यक है। अब इस थ्री सेक्टर मॉडल के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था की समझ को विकसित करने का एक पहल कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये वॉयलेट लाइन है, जो बैगनी कलर की जो रेखा इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, कोराइंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सारी आती है, जिसमें आपका कृषि, सार संक्षेप में हम उसको कृषि कह सकते हैं, खनन कह सकते हैं, खनिज और रसायन जो निकाले जाते हैं, साथ ही साथ जो मत्स्य पालन होता है,
साथ ही साथ अन्य जो गतिविधियां होती है जो वन संपदा से संबंधित है, वे सारी गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय का चक्र आगे बढ़ता है अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में, तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन है और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो लोग लगे हुए हैं, उनकी संख्या सतत कम हो रही है बढ़ते समय के साथ। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसमें एम्प्लॉयड लोगों की संख्या कम हो रही है। अब चूंकि एम्प्लॉयड उसमें रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, तो निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो योगदान है अर्थव्यवस्था में वह भी घटता है बढ़ते समय के साथ। तो ये कहा जा सकता है कि ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंडरी सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें, तो ये जो पीली रेखा है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज को बता रही है। ये प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है और ये धीरे 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 ऊपर बढ़ती है और फिर एक लेवल पर आकर ये स्थिर होती है और फिर यहाँ से ये डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ आना शुरू होती है। ठीक इसी तरह जो सर्विस एक्टिविटीज है, सर्विस या सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है, उसका विकास आप देखिए कि एकदम प्राइमरी से रिवर्स हमको देखने को मिल रहा है। एकदम विपरीत दिशा में इसका व्यवहार हमको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में समय व्यतीत होने के साथ साथ प्राइमरी एक्टिविटीज डिक्लाइन की तरफ आती है, वैसे वैसे टर्शरी या सर्विस सेक्टर है वैसे वैसे वो गति पकड़ता है और उसका जो योगदान है मूल रूप से एम्प्लॉयमेंट में, अर्थव्यवस्था में जो रोजगार उत्पन्न करने में, वह सर्वाधिक, एक समय पर सर्वाधिक हो जाता है। तो जब ये तीन एक्टिविटीज जिस पॉइंट पे जहां अर्थव्यवस्था में इंटरसेक्ट करती है, उसको मूल रूप से पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है या औद्योगिकरण की स्थिति इसको कहते हैं, जबकि उस अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि कम और टर्शरी या सेवा आधारित गतिविधियां अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ले और इसी के पैरेलल हम संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ले, तो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगभग 80% और उससे अधिक जो योगदान है वो टर्शरी एक्टिविटीज का है, सर्विस सेक्टर का है। ठीक इसी प्रकार हम भारत की यदि बात करें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भारत के जो जीडीपी है उसमें लगभग 50 से 55% जो योगदान है वो पिछले कुछ वर्षों में वो टर्शरी सेक्टर का है। तो इससे हम पाते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था शेप लेती है और जैसे जैसे हम विकास के क्रम में आगे बढ़ेंगे ये जो कंट्रीब्यूशन है वो और भी बढ़ता चलेगा और हम भी उसी पाथ पर होंगे जिस पाथ पर आज एक विकसित राष्ट्र देखने को मिल रहा है। तो ये माइकल क्लार्क का एक अध्ययन था और इसमें एक और सेक्टर की बात होती है जिसको हम क्वीनरी और क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। यद्यपि इसका विकास थोड़ा सा विलंब से हुआ, लेकिन इसका जो इसमें जो टर्शरी एक्टिविटीज है उसमें सेवा के क्षेत्र में आईटी और आईटीईएस और नॉलेज प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है वो क्वार्टरनरी में शिफ्ट कर दी जाती है और उसका अध्ययन सर्विसेज से अलग हटकर किया जाता है, उसकी विशेष लक्षणों और फीचर्स को देखते हुए। तो ये मूल रूप से 3 सेक्टर मॉडल है। अब इस मॉडल में एक कॉन्सेप्ट आता है, एक अवधारणा आती है वर्कफोर्स कोटा की। वर्कफोर्स कोटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, 3 अलग अलग शोधकर्ताओं ने खोजा और इसका विस्तार किया, जिनमें एलन फिशर है, 1935 में इन्होंने इससे संबंधित एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। कॉलिन क्लार्क और जीन फोरास्टिक 1949 में इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो इन अलग अलग शोध पत्रों के माध्यम से जो फाइंडिंग्स निकल करके आती है उसमें अर्थव्यवस्था की जो गतिविधि किस प्रकार प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर टर्शरी की तरफ शिफ्ट होती है विकास के क्रम में, उस पर मूल प्रकाश इसमें डाला गया। तो ये जो 3 सेक्टर मॉडल है ये कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था अपने बढ़ते क्रम में, एडवांस स्टेज में, किसी विकास के क्रम में उच्च अवस्था में पहुंचती है, वैसे वैसे जो टर्शरी सेक्टर है उसका जो योगदान है वह सर्वाधिक होता है या उसका जो है वो एक लॉयंस शेयर कमांड करता है। तो ये मूल रूप से इसकी एक विशेष फाइंडिंग है। ठीक इसी तरह से ये जो मॉडल है ये अर्थव्यवस्था के विकास क्रम को 3 फेजेस में बांटता है। पहले फेज को वे नाम देते हैं ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन। ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन उस अवस्था का नाम है जहां पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक होता है,
उसके उपरांत सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और सबसे कम टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये स्थिति किसी भी अविकसित, अर्धविकसित या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस स्थिति को देखा जा सकता है, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज या प्रारंभिक जो गतिविधियां होती है उनका योगदान अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक देखा जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, कोराइंग, फिशिंग आदि आदि सम्मिलित हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हम एक फेज से दूसरे फेज में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि उस पीरियड को ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है, जिसमें कि प्राइमरी अब आप देख रहे हैं कि 64 से ये जो कंट्रीब्यूशन है ट्रांजिशनल फेज में ये लगभग 40% के आसपास आ जाता है। सेकेंडरी और प्राइमरी लगभग लगभग बराबर इनका योगदान अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है और सर्विसेज सेक्टर भी अपना एक बढ़ता हुआ योगदान यहाँ पर रजिस्टर करता हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है एक फेज से दूसरे फेज में प्रवेश की स्थिति। अब फेज 2 से फेज 3 में जैसे ही हम आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह परिवर्तन आते हैं और ये टर्शियरी सिविलाइजेशन इसको नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक योगदान जो है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग 70% या उससे अधिक योगदान टर्शरी सेक्टर का देखने को मिल रहा है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। तो ये एम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी इससे हम पता कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले योगदान को भी समझ सकते हैं। यद्यपि इस मॉडल की बहुत अधिक आलोचना हुई और ये कहा गया कि ये मॉडल पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है, बहुत ही सीमित बातों को लेकर के और कुछ अजम्पशंस पर आधारित हो करके अपने अध्ययन को करता है, किंतु फिर भी अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप को ये समझने में हमारी सहायता करता है, इसलिए इसको आज भी इकोनॉमिक लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम एक एक सेक्टर पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की या इसके समतुल्य हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही कहते हैं। तो अभी हाल ही के जो रिसेंट ट्रेंड्स है उस पर बात करेंगे, क्या प्रभाव पड़े हैं सरकारी नीतियों के, शासकीय नीतियों के कृषि पर, और साथ ही साथ इनकी क्या चुनौतियां हैं और कौन से अवसर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अभी है, उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभी की जो हाल की घटनाएं, रिसेंट ट्रेंड्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये मूल रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता रहा है। यद्यपि भारत हमेशा से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा ऐसा नहीं है, हमने समान रूप से व्यापार और व्यवसाय में भी अपनी प्रगति स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी तक भारत का योगदान, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत का योगदान पूरे विश्व के जीडीपी में लगभग 20 से 25% तक हुआ करता था, जिसके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। उस योगदान को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो कॉलोनाइजेशन का फेज था, जिसमें मुगल काल रहा और ब्रिटिश काल रहा, जिसमें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाई और हमारे जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में वो धीरे धीरे घटते घटते एक सिंगल डिजिट में आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो राजनीतिक और अन्य तरह की जो संघर्ष है वे किस प्रकार देश के विकास को प्रभावित करते हैं। तो उसके बाद से जो निर्भरता हमारी है व्यवसाय से हटकर मूल रूप से कृषि पर हो गई। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा इसे। और अगर देखें तो इसका योगदान जो जीडीपी है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उसमें कृषि का है। और साथ ही अगर देखें तो इसका वर्तमान में जो कंट्रीब्यूशन है, वर्तमान में जो अनुमानित ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, वह अनुमानों के अनुसार 24 बिलियन यूएस डॉलर की ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा रही है, प्रिडिक्ट की जा रही है वर्ष 2025 में। और इसके पीछे 3 मुख्य कारक है। पहला है बढ़ता हुआ जो इन्वेस्टमेंट है, वह चाहे शासकीय हो या गैर शासकीय निवेश हो, जो कि इरिगेशन और टेक्नोलॉजी में सतत हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो बढ़ती हुई डिमांड है, उभरती हुई मांग है ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, वो इसका दूसरा बड़ा ड्राइवर है। और तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
कि जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है, तो ये 3 मुख्य ऐसे ड्राइवर हैं जिसके आधार पर हम ये जो 24 बिलियन यूएस डॉलर का जो ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो उसका उसका उसकी आधारशिला रखती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का एक्सट्रैक्शन करके और फिर इसे इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने में यदि देखें तो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, या अन्य तरह की जो इंडस्ट्रीज है, उसका जो आधार है, उसकी जो आधारशिला है, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही है। तो मूल रूप से उसके स्टिमुलेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक इसी तरह से जैसा कि कहते हैं भारत गाँव में बसता है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ऐसा महात्मा गांधी के कथन हुआ करते थे। तो उसका जो मूल आधार है, उसको यदि सांख्यिकीय रूप से भी देखा जाए, जनसांख्यिकी के हिसाब से भी देखा जाए, तो लगभग 70% भारत की आबादी आज भी गाँव में रहती है और मात्र 30% ऐसी आबादी है जो शहरों में निवास करती है। तो वो 70% लोग गाँव में जो निवास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किसी न किसी रूप में मिला हुआ है और वो वहाँ पर अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इनफॉर्मल ही सही, अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक इसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो रिसोर्स जनरेशन का कार्य है, वह भी एग्रीकल्चर करता है। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे फूड ग्रेन्स है, उनका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, उससे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह से मैन पावर के शिफ्टिंग का कार्य है, उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। सप्लाई ऑफ फूड और रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ऊपर है। ठीक इसी तरह से इनइक्वालिटी को खत्म करने में, इसको इरेडिकेट करने में एग्रीकल्चर सेक्टर का विशेष योगदान है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, इफेक्टिव डिमांड बिल्ड करने में भी बहुत बड़ा योगदान है। जो भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा कि हमने कहा 70% आबादी गाँव में बसती है, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे रोजगार भी वही पा रहे हैं और साथ ही साथ जो डिमांड है उनकी, जो जिन प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करते हैं, तो डिमांड के ग्रोथ इंजन को रन करने का कार्य भी वो सेक्टर करता है। ठीक इसी तरह से सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का होता है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, शासकीय नीतियाँ कृषि के लिए किस प्रकार प्रभावी करती है। तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो विभिन्न फसलों के लिए सरकार निर्धारित करती है हर वर्ष, तो ये इसके माध्यम से जो किसान हैं उनको एक उचित मूल्य प्राप्त होता है अपनी फसलों का, अपने उपजाए हुए अनाजों का, क्योंकि मार्केट में तमाम तरह के जो बिचौलिए हैं, वे कम कीमत पर उनसे कम लागत पर उसे खरीदते हैं और मुनाफाखोरी करते हैं। उससे बचने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। ठीक इसी तरह से जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, जिससे कि जल की उपलब्धता सुगम हो जाए, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो बांध बनाने की योजनाएं हो, चाहे तमाम तरह की नहरें बनाने की योजनाएं हो, ये सब योजनाएं बड़े तेजी से संचालित हो रही है और जो एरिड लैंड है उसका कवर सतत बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो सब्सिडीज सरकार के द्वारा दी जा रही है उर्वरकों पे, और साथ ही साथ जो बीज आदि के परचेज पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, वह भी एक बड़ा बूस्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने का। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो चर्चा का मूल विषय है, वो है कि किस प्रकार किसानों की आय को बढ़ाया जाए। तो ये एक चिंता का विषय भी है, राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि बदलते समय के साथ किसानों की आय उतनी तेजी से नहीं बदली है जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था ने उन्नति की। तो यह एक चिंता का विषय है और इसके लिए कई किसान आंदोलन और तमाम तरह के एजिटेशंस हमने हाल ही के कुछ वर्षों में देखे।
अब कुछ चुनौतियाँ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसमें क्लाइमेट चेंज ने जिस तरह से हमारे क्रॉप साइकिल को प्रभावित किया है, फसल चक्र को प्रभावित किया है या फसल की पैदावार को प्रभावित किया है। तो हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित है, तो कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या है। तो कहीं पर बेसमय बरसात हो जाना, ओलावृष्टि और तमाम तरह की जो घटनाएँ हो रही है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज उत्तरदायी है। और उस क्लाइमेट चेंज के पीछे हमारी सारी व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम बात करें दूसरी चुनौती की, तो जो किसान हैं उनको मॉडर्न या आधुनिक तकनीकी है वो उसकी पहुँच उन तक नहीं है, या है भी तो बहुत धीमी है। विकसित राष्ट्रों में जो तकनीकी आती है उसको विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। और किसानों के इलिटरेसी की वजह से भी उसकी समझ और उसकी स्वीकार्यता में कुछ बाधा दिखती है, तो वह भी एक चुनौती है। ठीक इसी तरह से जो मार्केट प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, उस पर शासकीय नीतियाँ अपना ध्यान लगाती है। ठीक इसी तरह से हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो क्या अवसर है एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फूड मार्केट की बात करते हैं कि ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्राहकों में इसकी माँग तेज़ी से बढ़ी है, और साथ ही इसके साथ जो बढ़ा है वो एग्रो टूरिज़्म पे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। और अब आय के अन्य स्रोतों के रूप में जो फसल से आय है, उसके अलावा एग्रो टूरिज़्म से होने वाली आय पर भी अब किसान ध्यान देने लगे हैं। साथ ही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वे किस तरह से समुन्नत हो रहे हैं, वह भी एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, और तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ये हम समझते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो होती है, एक ही तरह का उत्पाद बनाने वाली वे सभी फर्म्स या कंपनीज़ जो बाज़ार में आपस में प्रतिस्पर्धा रखती हैं। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम ये कहते हैं कि एक तरह की उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वे सभी कंपनीज़ इंडस्ट्री कहलाती है, जिनके माध्यम से आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न हो रही है। तो जो दूसरी परिभाषा है वो मूल रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो जैसा कि हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है, और इंडस्ट्रीज़ में कुछ कंपनीज़ होती है, और वे कंपनीज़ मिल कर के उस इंडस्ट्री का एक आउटपुट देती है। जैसे हम कहते हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से आने वाले जितने भी उत्पाद है, उसकी प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तो जो पैकेज्ड मिल्क है, वो भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। जो हम शहद खरीदते हैं, हनी खरीदते हैं, वो भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। जो हम फूल खरीदते हैं, वो भी एग्रो प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि एक तरह के उत्पादों को जो कंपनीज़ बना रही है, उनको हम एक इंडस्ट्री की कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो यद्यपि लगभग ये इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है और 15 से 17 भागों में इसको बाँटा गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल्स है, और अन्य तरह के उद्योग हैं। इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स। तो फार्मास्यूटिकल जो है वो जेनेरिक ड्रग से लेकर के इस मार्केट को अपने प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, घरेलू और विदेशी बाजार में इसकी सप्लाई करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ है, साथ ही साथ जो उनकी एंसिलरीज़ है, वो उसका पार्ट होती है। टेक्सटाइल में जितने भी कपड़ा उद्योग, कपड़ा बनाने से लेकर के फैशन तक का जो साइकिल है, वो पूरा टेक्सटाइल में आता है। तो इसके अगर कंट्रीब्यूशन को देखें, तो जीडीपी में फार्मास्यूटिकल का योगदान 1.5% है, ऑटोमोबाइल का सर्वाधिक 7.1 है, टेक्सटाइल का 2.3 है। और इसकी अगर ग्रोथ रेट को देखें, तो ऑटोमोबाइल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसके बाद फार्मा है, और उसके बाद टेक्सटाइल है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हर इंडस्ट्री की अपना एक कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और उसी तरह से उनकी ग्रोथ रेट भी है।
ठीक इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, तो उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले मेक इन इंडिया, ये एक ऐसा अभियान है सरकार के द्वारा चलाया गया जिससे कि कंपनीज़ को एनकरेज किया जाता है कि वे जो भी उत्पाद बनाएँ, चाहे वह भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी, कि वे उसका उत्पादन भारत में करें। न कि उसके इम्पोर्ट पर बल दें। ठीक इसी तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई जिसमें कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को या घरेलू विनिर्माण को बल देने के लिए सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स निर्धारित किए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स निर्धारित किए, कुछ वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की। और इसी के साथ जो अगली योजना है वो है स्किल इंडिया मूवमेंट। तो इसमें जो हमारी वर्कफ़ोर्स है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको किस प्रकार स्किल्ड बनाया जाए, वो कौशलपूर्ण बनाया जाए, जिससे कि हुनरमंद बनाया जाए, जिससे कि वे अर्थव्यवस्था के इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना योगदान सफलतापूर्वक दे सके। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में मूलभूत अधोसंरचना के 3 आधार कहे जाते हैं। तो आज भी कुछ क्षेत्रों में बिजली की पहुँच कम है, और है भी तो वो बहुत लंबे समय तक बिजली कटौती आदि का सामना करते हैं। स्वच्छ पानी, अगर हर घर नल, हर घर जल की जो बात है, वो अब सुगम हो रहा है धीरे-धीरे, लेकिन इसमें हमें लगभग-लगभग 70 वर्ष लग गए। ये बहुत बड़े राष्ट्रीय शर्म की बात थी। ठीक इसी तरह से हम सड़क की बात करें तो ऑल वेदर रोड्स की पहुँच देश के लगभग हर राज्य में होनी चाहिए, जो अभी भी बहुत तेज़ी से काम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक इसी तरह से रेगुलेटरी हर्डल्स की अगर बात करें तो कई सारे अभी बिज़नेस रेगुलेटरी हर्डल्स है, जिससे कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करने में जो समस्याएँ आती है नए स्टार्टअप्स को, उसका सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से ग्लोबल कॉम्पिटिशन, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज़ है, वे जब मार्केट में आती है तो उनके कॉम्पिटिशन में के सामने हमारी घरेलू कंपनियाँ अपने आप को कमज़ोर पाती है। तो इस तरह से हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की आवश्यकता है। ये हमारी कुछ चुनौतियाँ हैं। ठीक इसी तरह से हम अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार जैसे-जैसे देश में आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ती है, आर्थिक ग्रोथ का इंजन चलता है, तो सर्विस सेक्टर का योगदान धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जो आज के समय में योगदान दे रही है, वह आईटी और आईटीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित जो अन्य सेवाएँ हैं। तो इसका जॉब क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो है, निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। सर्विस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो योगदान है, वो आईटी और आईटीएस सेक्टर का है। ठीक इसी तरह से जो इनोवेशन है, नवाचार जो हो रहे हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये कुछ इसके हाइलाइट्स कहे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरी इंडस्ट्री जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है, तो हेल्थ केयर की ग्रोथ में हम देखते हैं कि भारत में मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब के रूप में भारत विकसित हुआ है, तो ये एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इसको सनशाइन इंडस्ट्री कहा जा सकता है। वर्तमान में हमें जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त है, तो उसको शिक्षित करने का दायित्व इसी शिक्षा क्षेत्र का है। तो इस नाते शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत तेज़ी से उभर रहा है, और इसमें जो शासकीय सहायताएँ हैं, वे भी एक बड़ा योगदान दे रही है, जिसमें जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट की बढ़ती हुई फंडिंग है और तमाम तरह की जो योजनाएँ हैं, वे इसको गति दे रही है। और यदि हम हेल्थ केयर की बात करें, तो आयुष्मान भारत और पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि जैसी जो योजनाएँ हैं, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को है, उसको बेहतर बना रही है। ठीक इसी तरह से जो तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है सर्विस सेक्टर में, वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये इमर्जिंग और बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, जिसमें कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी झांकी प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इसका अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसी के साथ ये सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं, वे अपने-अपने तरीके से आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं,
और उनका योगदान बदलते समय के साथ किस प्रकार बदलता है। हमने 3 सेक्टर थ्योरी के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया और हर सेक्टर के एक-एक करके जो अध्ययन किया उससे भी इस बात को समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हम आज की बात को यही विराम देते हैं। आप सभी को धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।